अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर अपने इस चैनल SK डिवीज़न में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, गुलिस्तान अदब की एक एक सबक का खुलासा, एक एक सबक को हम बहुत डिटेल में आपको समझाते चल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम ही सबक अच्छी तरह से समझ आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, जो प्यार दिया है, उसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं और हमेशा रहूंगा। आज जो हम आपके लिए सबक लेकर आए हैं, यह है सबक नंबर 15, ज़र्द पत्तों की बहार। ज़र्द पत्तों की बहार, और ये एक सफ़रनामा है जो कि रामलाल ने लिखा है। रामलाल का एक सफ़रनामा है, उसका ये इब्तदाई शुरुआती हिस्सा है, छोटा सा एक छोटा अंश लिया गया है जो आपके सबक में अपने सामने शामिल किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन बातें जो हमेशा बताता चलता हूँ, पहले वो बता देता हूँ। पहली बात, ये रामलाल का एक सफ़रनामा है और सफ़रनामा पूरा नहीं दिया गया है, उसका सिर्फ इब्तदाई शुरुआती हिस्सा इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि पूरा देंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। आप पूरा नेट पे जाकर इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो अगर इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप सबक की मालूमात हासिल कर लें, यही आपके लिए बहुत है। अब आता है दूसरी बात, सफ़रनामा शामिल क्यों करना पड़ा। तो ये बात भी आपको मैं अंदर बता दूंगा डिटेल में जाकर कि सफ़रनामा एक सिन्फ के रूप में क्यों शामिल हुई। सफ़रनामा कोई ज़रूरी बात थोड़ी है कि सफ़रनामा में कोई चीज़ है, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई दास्तान लिखी जाती है, इंसान पढ़कर उसको एडवेंचर हासिल करता है, कुछ सीखता है, कुछ समझता है। सफ़रनामा क्यों, मैं अजमेर गया था, मैं पाकिस्तान गया था, मैं वहाँ गया था, इसे लिखने की क्या ज़रूरत थी और इस बात को लिखकर शाया करने की, प्रकाशित करने की क्या ज़रूरत थी, ये बातें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले आती है बात हमेशा टाइटल वाली। एक सबक का जो नाम रखा जाता है, जो टाइटल रखा जाता है, वो ऐसा क्यों रखा जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका नाम यही क्यों रखा गया, वो क्यों रखा गया, ये सब बात मैं आपको पहले भी बताता चला हूँ, इंशाल्लाह आज भी बताएंगे। सबसे पहली बात, ज़र्द पत्तों की बहार। ज़र्द का मतलब होता है पीला, ज़र्द का मतलब होता है पीला। पत्ते आप जानते ही हो, पेड़ के पत्ते की बहार, बहार कहते हैं रौनक को, खुशहाली को। दो मौसम होते हैं, एक तो होता है ऑटम, ठीक है, एक तो होता है पतझड़, एक होता है बहार। बहार आती है तो पतझड़ जाता है और पतझड़ आता है तो बहार चली जाती है। एक ही वक्त में दोनों मौसम नहीं रह सकते, समझ जाते हो ना आप। पतझड़ का मौसम आता है, सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पेड़ से झड़ जाते हैं, पेड़ से झड़ जाते हैं और बिल्कुल पेड़ सूखा हो जाता है। उसके बाद फिर बहार का मौसम आता है, फिर नए पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते आते जब बहार आती है तो पूरे पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है और चारों तरफ खुशनुमा मौसम हो जाता है। शायर ने एक ही लफ्ज़ में, एक ही जुमले में दोनों बातें कही है, ज़र्द पत्तों की बहार, पत्ते पीले हैं फिर भी बहार है। अब ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि मुसन्निफ़ ने अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातों को, अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातों को ज़र्द पत्ता कहा है कि मेरी ज़िंदगी की जो अतीत की जो बातें हैं, मेरा जो अतीत है, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो बातें मेरे साथ गुजरी है, जिन हालातों से मैं गुज़रा हूँ, उन तमाम बातों को क्या कहा है मुसन्निफ़ ने, ज़र्द पत्तों की मानिंद, पतझड़ की मानिंद बताया है। लेकिन उस पतझड़ में भी एक बहार है, उस पतझड़ में भी क्या है, एक बहार, एक सुकून है, खुशहाली है। अब ये बातें कैसे हैं, ये जब हम सफ़रनामा पढ़ेंगे तब हम आपको ये बात डिटेल में और समझा देंगे। आइए पहले हम जानते हैं सफ़रनामा एक जो सिन्फ शामिल की गई है, इसे सिन्फ के रूप में क्यों शामिल किया गया है, सफ़रनामा कहते किसे हैं, पहले वो जानेंगे, फिर हम मुसन्निफ़ का हवाला जानेंगे और उसके बाद हम सबक की जानिब बढ़ेंगे। सबक थोड़ा लंबा है, टिक कर बैठ जाइए, जम कर बैठ जाइए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस सबक से कई बार सवालात एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आते रहेंगे। अच्छी तरह से समझें ताकि आप सबक को डिटेल में समझ सकें और आसान महसूस कर सकें। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में, स्कूल में आपको बहुत टफ़ लगा होगा कि सर ये कोई सवाल है कि कोई चैप्टर है क्या, बहुत बोरिंग है, क्योंकि सफ़रनामे हुए, किसी का खाका हुआ, ये सब बातें बोरिंग ही लगती है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टफुल नहीं होती। इंटरेस्ट किस में आता है? कहानियों में, किस्सों में, दास्तान में, नॉवेल्स में, अफसानों में इंटरेस्ट आता है, इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो आइए इसको तो इंटरेस्टफुल बनाते हैं। पहले समझिए सफ़रनामा क्या होता है। सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ है, मकबूल यानी मशहूर, फेमस। हर सफ़र एक तजुर्बा होता है और अगर किसी शख्स में उस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत भी हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है।
हर सफ़र क्या होता है, यादगार होता है। जैसे आप भी किसी शहर में रहते हैं, आप भी कहीं रहते हैं, और मान लो आप आप कहीं घूमने किसी दूसरे शहर जाते हैं, मान लो आप आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हैं, मान लो आप दिल्ली का लाल किला देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, तो वो सफ़र अब आप अकेले गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं, फ्रेंड्स के साथ गए हैं, फैमिली के साथ गए हैं, स्कूल टूर पे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, एडवेंचरेबल होगा, बहुत ज़्यादा यादगार होगा, मज़ा आ गया वहाँ जाने पर, है ना। अब ये बात आप दूसरों को बताएंगे कि यार मैं ताजमहल देख कर आया था, एक लाइन में अगर आपने ये बात बोल दी तो उसको इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे इस बात को बहुत ज़्यादा वसी तौर पर फैला कर और इस बात को और ज़्यादा तासुर के अंदाज में बताएंगे कि यार वहाँ ऐसा था, वहाँ पर यूँ था, वो वाइट बिल्कुल वाइट लग रहा था, इतना ज़ोरदार लग रहा था, अगर आप में बताने की सलाहियत हो तो वो क्या होता है, वो सफ़र, उस पर क्या सफ़रनामा लिखा जा सकता है। यानी सिर्फ सफ़र करना बड़ी बात नहीं है, उस सफ़र को एक अच्छे अंदाज में बताना बहुत बड़ी कला है, अपने आप में क्या है, कला है, एक महारत है ये भी। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदाद दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। रुदाद भी सफ़र को ही कहते हैं। सफ़र का जो हाल होता है ना, जो हाल बयान करना होता है किसी सफ़र का, उसे रुदाद कहा जाता है। क्या करते, पहले लोग जाते थे और क्या करते, वापस आके सुना देते। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का ज़माना है इंस्टाग्राम का, आज का ज़माना है फेसबुक का, व्हाट्सएप का। तो आज हम कहीं घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, 2-4 सेल्फी ले लेते हैं, 25-30 फ़ोटो ले लेते हैं, 40 फ़ोटो में डालते हैं इंस्टा पे, 50 फ़ोटो डालते हैं फेसबुक पे, और बाकी 100-200 फ़ोटो डालते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पर कि देखो मैं फ़लाँ जगह घूम कर आया था। और यार दोस्त, अजीज़ व क़रीब जितने भी हैं, फ्रेंड्स, सब के सब देख लेते हैं कि हाँ भाई फ़लाना आज अपना शेर कहाँ गया, घूमने गया, आज तो फ़लाना जगह देखा है। तो अब सुनाने समझने की बात तो पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन पहले लोग, जब ये बातें नहीं हुआ करती थी, जब व्हाट्सएप फेसबुक जैसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती, तो लोग क्या करते, सफ़र करते, वापस आकर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को बताते थे मैं फ़लाँ जगह गया था और मैंने ऐसा ऐसा तजुर्बा वहाँ पर किया। आगे देखिए, इसी तरह के बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिनफ़ों का इजाफ़ा हुआ। सवाना निगार, खुद नविश्त, तनक़ीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद तर सिनफ़ें कही जाती है। ये बात आपके समझने की है। क्या समझना है, नावल हुआ, ठीक है, नावल हुआ, दास्तान हुई, ये सब चीज़ें कि पहले भी चलती थी, पुराने ज़माने में लिखी जाती थी। लेकिन सवाना निगारी यानी जीवनी, खुद नविश्त यानी खुद के ऊपर लिखेगी आप बीती, है ना, खुद नविश्त को आप बीती भी कहते हैं। तनक़ीद कहते हैं आलोचना को, किसी चीज़ में, किसी सिन्फ़ में, या कोई कह सकते हैं कोई नावल में, किसी अफसाने में, किसी शायर पर, किसी मुसन्निफ़ पर तनक़ीद करना, आलोचना करना कि उसकी काम में, उसकी लिखावट में, उसके लेख में, उसकी तहरीर में क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, उनका मुवाज़ना करना, उनको समझाना, लोगों में इस बात को प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ये कहलाता तनक़ीद। फिर है इंशाइया। इंशाइया एक तरह का मजमून ही होता है, लेकिन थोड़ा मज़ाहिया तौर पे होता है कि हास्य जिसे कहते हैं ना, हास्य तरीके से, हंसी मजाक में किसी बात को कह देना और लोगों को उस बात को समझाना, एक तंज़िया तरीके से उस बात को समझाना, इसका मकसद होता है। और सफ़रनामा निस्बतन ये नस्र की जदीद सिन्फ़ है, यानी ये नए ज़माने की सिन्फ़ है। पहले के ज़माने में सिन्फ़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा अदब वसी होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा अदब बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा उर्दू अदब फैलता जा रहा है, उसमें ये एक एक करके ये सिन्फ़ें भी इसमें क्या होने लगी है, इन असनाफ़ों को भी शामिल किया जाने लगा है। सफ़रनामे के मुताले से हमें अजनबी दय्यारों, दूर दराज के मुल्कों, तहज़ीबों और जुग्राफियाती हालात से आगाही मिलती है। सफ़रनामे से क्या मिलता है, जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं है, अब तो नेट पे सब अवेलेबल है, लेकिन जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं है, उन चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं उन सफ़रनामों के ज़रिए कि हाँ पुराने ज़माने में वहाँ के हालात कैसे हुआ करते थे, फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ देश के हालात कैसे थे, दूर दरियारों वहाँ के हालात कैसे थे, बिल्डिंग्स कैसी थी, वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, ये सब बातें आप सफ़रनामों से पता लगा सकते हैं। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात होती है, अनोखे नहीं, अजीब लोगों से, ख़ास लोगों से। सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं। सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दय्यारों तक जा पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान न होता। इस लिहाज से सफ़रनामे को उमूमन सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। सफ़र का बदल कहा जा सकता है, यानी एक तरह सफ़रनामा भी एक तरह का सफ़र ही है। जिस चीज़ को आपने नहीं देखा, जिस चीज़ को आपने नहीं जाना, जिस चीज़ को आपने कभी महसूस नहीं किया, सफ़रनामे में एक शख्स जो खुद घूम कर आया है, खुद देख कर आया, खुद ने तजुर्बा किया है, वो आपको इस तरह से तासुर के अंदाज़ में इस चीज़ को बयान करता है, इस तरह आपको समझाने की कोशिश करता है
कि आपको लगता है कि हाँ सचमुच वो चीज़ आपने ही देखी है, सचमुच चीज़ को आप क्या करने लगते हैं, फील करने लगते हैं। किसी चीज़ को इतना ज़्यादा एडवेंचरेबल बनाया जाता है, इतने तरीके से उसको पेश किया जाता है कि आपको लगता है कि सचमुच आपने वो सफ़र किया है। अब आप सोचिए, फेसबुक गैलरी पे जब आपने किसी की पोस्ट देखी और कोई कहीं दूर दराज कहीं गया है, उसने वहाँ की बहुत सारी क्या कहते हैं पिक्चर्स ली और फेसबुक पर डाल दी। जब आप उन सारी पिक्चर्स को बारी बारी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये सब चीज़ें जैसे मैंने कभी देखी है, ये सब चीज़ें मैंने देखी है, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई वहाँ के हालात कैसे हैं, फला जगह की का कल्चर कैसा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी है, ये बात आप अंदाज़ा लगा लगते हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबलपोश का अजाइबात फ़िरंग है। यूसुफ खां ने 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड का। उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया, यानी क़याम करना नहीं, ठहरना। वहाँ की आबो हवा, नई नई ईजादात और वहाँ के बाशिंदों का जिक्र उन्होंने निहायत दिलचस्प अंदाज में किया, निहायत बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने पेश किया है। अजाइबात फ़िरंग, फ़िरंग कहते हैं फ़िरंगी यानी अंग्रेज़ को ही कहा जाता है। अजाइबा, अंग्रेज़ बड़े अजीब लोग हैं, तो वहाँ की अजीब बातों को, अंग्रेज़ों की अजीब अजीब सी बातों को आपने उस सफ़रनामे में क़ैद करने की कोशिश की है। सर सैयद अहमद खां के सफ़रनामे मुसाफिरान लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई। सर सैयद अहमद खां का एक सफ़रनामा है मुसाफिरान लंदन, लंदन का जो सफ़र है उसको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, और ये सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, आप याद रखना इस बात को। सर सैयद के मारूफ मुआसरीन मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा, सैर ईरान और मौलाना शिबली नहमानी के सफ़रनामे और रोम और मिस्र और शाम भी अहम सफ़रनामे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का सफ़रनामा नक्शे फ़िरंग बहुत मकबूल हुए हैं। आपको बस इनको पढ़ना है और नामों को याद रखने की क्या करनी है, कोशिश करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में इन्हें भूलें नहीं। इसमें कोई समझाने वाली और समझने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको नाम याद रखने हैं और देखना है किसके कौन से सफ़रनामे सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। हाँ, ख़ास तौर पर सर सैयद का मुसाफिरान लंदन ज़रूर याद रखना। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का जहान दीगर और शाहराह हरीर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर रियाज़, मुस्तनसिर हुसैन तार के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मज़ाहिया अफसान सफ़रनामे भी लिखे गए हैं, जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीक़ुर रहमान और मुजतबा हुसैन के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र हैं। मज़ाहिया सफ़रनामे, मिज़ाहिया कहते हैं हास्य व्यंग्य वाले। कैसे वाले? हास्य व्यंग्य वाले, कि उन्होंने अपने सफ़रनामे को एक कॉमेडी लेवल पर बताया है, सफ़रनामा बयान किया है और एक कॉमेडी तरीके से हंसी आ जाए आपको पढ़ने पर, इस तरह उस सफ़रनामे को बयान किया है। ये सब नाम थे और ये सब बातें थी सफ़रनामे की जो आपको बताना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मुसन्निफ़ के हवाले की तरफ, उसके बाद हम सबक को पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ का हवाला जानने भी आपको ज़रूरी है। ये जो फ़ोटो है ये रामलाल अंकल की है, ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। 1923 में इनकी विलादत हुई थी और 1996 में इनका क्या हुआ था, वफ़ात हुई थी, आपका इंतकाल हो गया था। आइए मुसन्निफ़ का सफ़रनामा पढ़ते हैं, उनके हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, मुख्तसर तारुफ़ पढ़ते हैं। रामलाल उर्दू के मकबूल अफसाना निगार हैं, सफ़रनामा नहीं है, मकबूल क्या है, अफसाना निगार हैं। इनके अफसानों के तकरीबन 12 मजमुए शामिल हो चुके हैं। मजमुआ कहते हैं संग्रह को, कलेक्शंस को, ठीक है। इनके अफसानों यानी एक मजमुए में कोई क़ैद नहीं है, 2 अफसाने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 10 अफसाने भी हो सकते हैं। तो टोटल 12 मजमुए, 12 संग्रह उसके क्या प्रकाशित हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 नावल भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 3 नावल भी लिखे हैं। और मगरबी पंजाब के शहर मियाँ वाली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? मगरबी पंजाब में। कहाँ पैदा हुए? पंजाब में, शहर मियाँ वाली में पैदा हुए। लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम होना यानी नौकरी करना, मुलाजिम यानी नौकर होना। आपने रेलवे की नौकरी इख्तियार कर ली। तक़सीम के बाद रामलाल हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी रेलवे में मुलाजमत कर ली। तक़सीम यानी बंटवारा,
एक वक्त था जब हमारे मुल्क का, हमारे देश का क्या हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नामों से क्या हो गया, बंटवारा हो गया। अब चूंकि वो लाहौर में ही पहले नौकरी करते थे और जब मुल्क का बंटवारा हो गया, आधे लोग पाकिस्तान चले गए, आधे लोग हिंदुस्तान में रह गए, तो उसके बावजूद आपने हिंदुस्तान में आने के बाद हिंदुस्तान आ गए और यहाँ पर भी आपने वापस रेलवे की नौकरी इख्तियार कर ली, रेलवे की नौकरी आपने वापस शुरू कर दी। बंटवारा हुआ है, काम तो ऐसे किसी चलता रहेगा ना, काम तो चलेगा ही, दुनिया तो चलती रहेगी, चाहे बंटवारा हो, चाहे कोई मर जाए गिर जाए, कुछ भी हो, दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया का निज़ाम रुकता नहीं है। चाहे दुनिया में कैसा ही हादसा हो जाए, चाहे दुनिया में कैसे भी फसादात हो जाएं, कुछ भी माहौल गुजर जाए, किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, लेकिन दुनिया यूँ ही चलती रहती है, दुनिया का निज़ाम रुकता नहीं है। रामलाल ने 2 सफ़रनामे, ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार भी लिखे। पहला यूरोप के सफ़रनामे की रुदाद है और दूसरे में पाकिस्तान के सफ़र की तफसीलात है। पाकिस्तान के सफ़र की तफसीलात है और यही आपको आज पढ़ना है, जर्द पत्तों की बहार। ये पाकिस्तान का सफ़र है जो रामलाल ने जाहिर किया है। रामलाल का दूसरा सफ़रनामा इस एतबार से बहुत अनोखा है कि ये सफ़र मुसन्निफ़ ने नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए लिखा है। ये बात मैंने आपको टाइटल में बताई थी। इसलिए इस सफ़रनामे में माजी और हाल एक दूसरे से गले मिलते नज़र आते हैं। माजी यानी अतीत, पास्ट, हाल यानी वर्तमान, करंटली, प्रेजेंट। तो माजी और हाल गले मिलते नज़र आते हैं, यानी पुरानी बातों को नई बातों से, पुरानी चीज़ को आज की नई चीज़ से क्या करने, जोड़ने की क्या की है, कोशिश की है। वो जब किसी जगह किसी इमारत को देखते हैं या किसी शख्स से मिलते हैं तो इस हवाले से उन्हें अपने लाहौर के दिनों की याद आने लगती है। रामलाल को सफ़रनामा निगार की हैसियत से अपने मुशाहदात और तजुर्बात को मुनासिब अल्फाज में पेश करने का फ़न आता है। इस सफ़रनामे में उनकी नस्र बहुत सादा और रवां है, बहुत ही सादा तरीके से, बहुत ही आम लफ्ज़ों में और बहुत ही क्या कहते हैं असलूबी तरीके से एक बहुत अच्छे ढंग से आपने उसको क्या किया है, पेश किया है कि हर पढ़ने वाला आदमी ईज़िली उस बात को समझ सके जो वो बात अपने सफ़रनामे में बताना चाहते हैं। हर इंसान उनके सफ़रनामे को समझ सके और अपने आप को उससे कनेक्ट कर सके, क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। आइए अब हम देखते हैं जर्द पत्तों की बहार। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ दो लाइन बताऊँगा और मैं समझता हूँ आप 2 लाइन में पूरा सबक समझ जाएंगे एक बार में। आपने अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना होगा, गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही है हम भी, दिल है जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल कलाम है, सुना है, समझा है, बस उसी बात को इस पूरे चैप्टर में बयान किया है। अब कैसे किया है देखिए। शायर कहता है, गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुरबत कहते हैं दूसरे मुल्क में, दूसरी जगह पर, दूसरे शहर में। अगर हम दूसरे मुल्क में भी हैं, दूसरे शहर में भी हैं, दूसरी जगह भी हैं, रहता है दिल वतन में। रहता है दिल कहाँ, रहता है दिल वतन में। हमारा मन फिर भी हमारे मुल्क से, हमारे वतन से जुड़ा रहता है, हमारा मन तो वहीं अटका रहता है। तो समझो वहीं हम भी, अगर हम भले ही इंग्लैंड में रहते हों, भले ही हम किसी दूसरी जगह रहते हों, लेकिन समझना क्या है, यही समझो कि हम आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही रहते हैं, आज भी हम अपने वतन में ही रहते हैं, क्योंकि हमारा दिल वहीं पर अटका है, हमारा दिल तो वहीं रहता है। भले ही हम जिस्मानी तौर पर यहाँ रहते हैं, पर हमारी रूह तो वहीं रहती है। तो यही बात जर्द पत्तों की बहार में रामलाल ने बयान की है कि जब मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था, तब वो पाकिस्तान में मुलाजिम थे, पाकिस्तान में उनकी क्या हुआ था, पैदाइश हुई थी, सब कुछ वही हुआ था। उस वक्त पूरा मुल्क बहुत बड़ा था और अब मुल्क का बंटवारा हो गया। जब मुल्क 2 भागों में विभाजित कर दिया गया तो ये क्या हुआ, हिंदुस्तान आ गए, अब हिंदुस्तान में नौकरी करने लगे। लेकिन जब इनको वापस कोई बात आ जाती पुरानी, तो उनको पाकिस्तान के वो छोटे छोटे किस्से, वो छोटी छोटी बातें, अपने मुल्क की सारी बातें रह रह कर क्या आती थी, याद आती थी। हालांकि पहले पूरा मुल्क एक ही था, पूरा हिंदुस्तान ही था। उनको पहले अपनी क्या बोलते हैं ना, मातृभाषा, मातृ ज़मीन, ठीक है, वो अपनी पुरानी बातें वो सारी क्या रह रह कर क्या आती है, याद आती हैं। और उन्हीं यादों को उन्होंने एक सफ़रनामे में लपेट कर आपके सामने पेश किया है। ठीक है, आइए सफ़रनामे को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको सफ़रनामा बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए कैसा है सफ़रनामा। मैं जब वाहिगा के रास्ते 8 फरवरी 1980 को रेल के ज़रिए लाहौर की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे दिल में कई तरह के वसवसे थे। वसवसे कहते हैं ख़यालात को, उल्टे पुल्टे ख़यालात को, वसवसे कहते हैं उल्टे पुल्टे ख़यालात को।
तो जब मैं वाहिगा के रास्ते, वाहिगा एक जगह है बॉर्डर पर, वहाँ से जब रेल के ज़रिए 1980 को रेल के ज़रिए कहाँ जा रहा था, लाहौर की तरफ जा रहा था, बढ़ रहा था, तो मेरे मन में वसवसे थे, उठ पटांग ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। किसके? रामलाल के मन में। वो सफ़र बयान कर रहे हैं, देखो अभी ट्रेन से गुजर रहे हैं, फिर ट्रेन से उतरेंगे, फिर वहाँ से लोगों से मिलेंगे, वापस ट्रेन में बैठेंगे, दोबारा आएंगे। इन सब बातों को लिखने की उन्होंने क्या की, कोशिश की, ताकि आपको समझ आए कि उस वक्त हालात कैसे थे, माहौल कैसा था, मुसन्निफ़ के दिल में कैसे जज्बात थे, कैसी फीलिंग्स थी, उनको उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप भी इन्हें फील करें। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, ये मन में ख्याल चल रहे उल्टे पुल्टे। वहाँ तो अब मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है। सगा संबंधी ही ये आम ज़बान में कहा जाता है, सगा संबंधी। वहाँ पर मेरा कोई रहने वाला, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने 1978 में एक बार मेरी वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, यानी मना कर दी थी। क्या कर दी थी? मना कर दी थी। अब दूसरी बार दरख्वास्त देने पर अचानक मुनीर अहमद शेख ने, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस काउंसलर हैं, मुझे ये कहकर वीज़ा दिलवा दिया कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान दोनों तरफ की आवाम में मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात को बढ़ाना चाहती है। अब मैं अपने कलम के रिश्तेदारों से ही मिलने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, जिनमें से बेशतर किताबें मुझे मिलती रही हैं, जिनके रिसालों में मैं छपता रहता हूँ और जिनके ख़द व ख़ाल मैं उनकी तख्लीक़ात से पहचानता हूँ। इनमें से कई एक ने अक्सर मुझे अपने यहाँ आने की दावत दी है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पहले मैंने वीज़ा लगाया था और पाकिस्तान सरकार ने क्या कर दिया? मना कर दिया, मेरा वीज़ा क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। लेकिन दोबारा कौन थे ये शख्स? मुनीर अहमद शेख, जो कि क्या थे, हिंदुस्तान में पाकिस्तान सफारत खाने में प्रेस काउंसलर हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरा वीज़ा पास करवा दिया। अब मेरा वीज़ा पास करवा दिया पाकिस्तान जाने के लिए। आप जानते हैं ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। उन्होंने मेरा वीज़ा पास करवा दिया। इस बात पर पास करवा दिया कि पाकिस्तान हुकूमत चाहती है कि दोनों मुल्कों में बाहमी ताल्लुकात अच्छे हों और दोनों मुल्कों में मोहब्बत बनी रहे, इसलिए हम आपका वीज़ा पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह अब मेरा वीज़ा पास हो चुका है और अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। हालांकि पाकिस्तान में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, फिर भी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। किन से मिलने जा रहा हूँ? मेरे कलम के रिश्तेदारों से। कलम यानी अदीब। कलम के रिश्तेदार क्या किसे कहते हैं? अदीब से, साहित्यकारों से। जिन साहित्यकारों की रिसालों में, जिनकी पत्रिकाओं में, जिनकी मैगज़ीन्स में मैं छपता रहता हूँ। मुल्क का बंटवारा हुआ है, इंसानियत का नहीं। मुल्क का बंटवारा हुआ है, जज्बात का नहीं, फीलिंग्स का नहीं, उन रिश्तों का नहीं जो हमारा पूरी कायनात से, पूरी आवाम से, पूरी दुनिया से रिश्ता है। आखिरकार हम सभी एक ही आदम और एक ही हवा के औलाद हैं। इस बिना पर हम सब एक दूसरे के भाई हैं। पूरी उम्मत, पूरी दुनिया हमारे एक रिश्ते में हम बंधे हैं। आपने संस्कृत में भी लफ्ज़ सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, है ना? पूरी दुनिया क्या है? एक ही घर है, एक घराना है। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। एक पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक ख़ानदान है। तो कैसे भी हों, आखिर वो लोग हमारे भाई हैं। कुछ भी हों, ये राजनीति वाले लोगों का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है, जिन्होंने हम में तफरीक डाल रखी है, एक फ़र्क डाल रखा है, एक बंटवारा डाल रखा है। लेकिन नहीं, ये पूरी दुनिया, ये पूरी आवाम, ये पूरी कायनात हमारे भाई बहन है। इन सभी का दर्द हमारा दर्द है, इन सभी की तकलीफ़ें हमारी तकलीफ़ें हैं। और अगर हम इनकी तकलीफ़ों से तकलीफ़ महसूस नहीं करते, अगर हम इनके दर्द से अपना दर्द महसूस नहीं करते, और अगर हम इनको तकलीफ़ में देखकर खुश होते हैं, तो यकीन मानिए, मैं समझता हूँ आप मरे नहीं हैं, आप ज़िंदा लाश हैं। अगर आप में इंसानियत मर गई है तो आप क्या हैं? मेरी नज़र में ज़िंदा लाश हैं। जिस शख्स में, जिस इंसान में इंसानियत नहीं, वो शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं। बहरहाल आगे देखिए, बातें तो और चलती रहेंगी। तो फाइनली इनका वीज़ा पास हो गया था और अब ये कलम के रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, वो लोग जो इनके रिसालों में छपते रहते थे और इनके नाम उनके रिसालों में छपते रहते थे। तो इसलिए पाकिस्तान के जब कोई रिसाले निकलते थे, कोई पत्रिकाओं के मैगज़ीन निकलती थी, तो रामलाल का नाम उन पत्रिकाओं में, रामलाल के कुछ लेख, आर्टिकल्स, इनके अफसाने वगैरह उनमें छपा करते थे। तो वो लोग रामलाल को जानते थे कि रामलाल बहुत अदीब, बहुत अच्छे, बहुत पायदार, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत शानदार अफसाना निगार हैं। वहाँ पर उनके अफसाने छपते रहते थे और हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में उनके नाम
यहाँ पर आते रहते थे, उनके नाम यहाँ पर छपते रहते थे। ठीक है, तो ये लोग अब कलम के रिश्तेदारों से, उन अदीब से, उन साहित्यकारों से क्या करने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे। अब देखिए ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, आगे देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, आगे देखिए। मैं मियांवाली में पैदा हुआ था, जहाँ मेरे आबा व अजदाद सदियों पहले राजस्थान के रेतीले मैदानों में घोड़ों पर अरबी हमलावरों के आगे आगे भागते हुए वहीं जाकर पनाहगज़ी हो गए थे। मैं मियांवाली में पैदा हुआ था, कहाँ पर, जहाँ मेरे आबा व अजदाद कहते हैं बाप दादा, आबा व अजदाद यानी बाप दादा, मेरे पुरखे, मेरी पुश्तें आने वाली, मेरी बीती हुई पुश्तें मेरे आबा व अजदाद यानी बाप दादा कहलाते हैं। सदियों पहले रेगिस्तान के रेतीले मैदानों में घोड़ों पर अरब के जो हमलावर थे उनके आगे आगे भागते भागते क्या हुआ, पनाहगज़ी हो गए, वहीं जाकर पनाह ले ली, शरण ले ली और वहीं जाकर बस गए। इससे भी बहुत पहले वो कश्मीर और वज़ीरिस्तान के किसी मैदानी इलाके की सल्तनत उजड़ने पर जुनूब की तरफ एक काफ़िले के साथ राजस्थान की तरफ निकल गए थे। कहाँ निकल गए थे? राजस्थान की तरफ निकल गए थे, पूरी फैमिली, पूरा काफ़िला, पूरा उनका समाज। नकल मकानी मुझे विरासत में मिली है। ये लिखा है नकल मकानी। क्या लिखा है? नकल मकानी। नकल मकानी वैसे कहते हैं मकान को बारी बारी बदलना। क्या कहलाते हैं? मकान को बारी बारी बदलना, आज यहाँ बदलना, आज वहाँ बदलना, आज इस मकान में, उस मकान में, मकान की नकल करना, बार बार मकानों को ट्रांसफ़र करना। तो कहने का मतलब नकल मकानी से है कि बार बार जगह को परिवर्तित करते हैं, बदलते रहना, अपने रहने की जगह बदलते रहना। तो नकल मकानी मुझे विरासत में मिली है। कभी मियांवाली से पंजाब, ठीक है, मियांवाली से राजस्थान आ गए, राजस्थान फिर कहीं चले गए। तो ये सिलसिला मेरे आबा व अजदाद का, मेरे बाप दादाओं का सिलसिला चला आता रहा है। और यही चीज़ मुझे विरासत में मिली है, मेरी परंपराओं मिली है। जो चीज़ उन्होंने बार बार बदली है, तो मुझे भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ा। जिस तरह वो अपनी नकल मकानी करते रहे, अपनी जगह को बदलते रहे, ऐसे ही मुझे भी बार बार अपनी जगहों को बदलना पड़ा है। ये बात अपने दिल से बयान करते हैं। अब मैं आर्जी तौर पर उस जगह की तरफ लौट रहा हूँ जहाँ मेरे कई बुज़ुर्गों और अजीज़ों ने आखिरी सांसें ली थीं। अब मैं कहाँ लौट रहा हूँ? उस जगह पर जहाँ पर मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बाप दादा ने, मेरे परदादाओं ने क्या ली? आखिरी सांसें ली थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ख़त्म किया था। मैं वो उस जगह पर क्या हो रहा हूँ? वापस लौट रहा हूँ, जिस मकान में मेरी माँ ने जान दी थी और जिसकी शक्ल भी मुझे याद नहीं है। ना उस मकान की मुझे शक्ल याद है कि मेरी माँ ने जहाँ पर दम तोड़ा था, मेरी माँ ने जहाँ पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म किया था, जहाँ पर मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे, मुझे वो भी जगह कुछ याद नहीं। छोटे थे शायद, क्योंकि तब मैं सिर्फ 2-2.5 साल का था, यानी 2 या 2.5 साल के थे। उसी मकान में उसे फिर से तलाश करूँगा, मैं फिर जाऊँगा उसी मकान में, उन बातों को फिर से तलाश करूँगा, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उन पुरानी यादों को खोदूँगा, उन पुराने ज़ख्मों को ताज़ा करूँगा। शायद मैं भी उसी मकान में पैदा हुआ था, लाहौर में जवान हुआ था और वहाँ से मैं जवान ही होकर आया था। अब 56 बरस की उम्र में वहाँ लौट रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। लाहौर में जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, जहाँ पर उनके माँ बाप पैदा हुए थे, जहाँ पर उनका पूरा ख़ानदान पैदा हुआ था, फिर उनके ख़ानदान में एक एक करके लोगों ने ज़िंदगी से रुखसत ली, अपने ज़िंदगानी से रुखसत ली। फिर उसके बाद उनकी एक तवील उम्र हुई, बचपन से जवानी गुजरी, एक लंबा अरसा आपने उस जगह पर गुजारा और एक वक्त क्या हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ और आपको यहाँ पर भेज दिया गया। सोचिए उनके कितने जज्बात जुड़े होंगे उन चीज़ों से। अरे मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, किसी के पास बाइक होगा, किसी के पास मोबाइल होगा, किसी के पास घड़ी होगी, ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको किसी ने गिफ्ट में दी होगी, और सोचिए वो चीज़ टूट जाए, फूट जाए, उस चीज़ को नुकसान पहुँच जाए, खो जाए, तो सोचिए आपको कितनी तकलीफ़ होती इन बातों से। तो कुछ ऐसी ही बातें इंसान से जुड़ी होती है, जहाँ वो रहता है, जहाँ पर वो आबाद होता है, उन सब बातों से इंसान का दिल लग जाता है, बहुत ही बातें उसके दिल में रह जाती हैं। तो यही बात करें, मैं वहाँ पैदा हुआ था, जवान हुआ था और वहीं से जवान होकर ही मैं यहाँ आया था और आज 56 साल की उनकी उम्र हो गई है और अब मैं वहाँ पर लौट रहा हूँ। सोचो मेरे कितने पुराने ज़ख्म, सोचो कितनी पुरानी यादें वहाँ से ताज़ा होने वाली है। मेरे बचपन और बुढ़ापे के दरमियान उम्र का ये फ़ासला किस कदर तवील हो गया था, किस कदर बहुत बड़ा हो गया था, जो अब रेल के रफ्तार के साथ लम्हा ब लम्हा सिमरता जा रहा है। एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है। जब किसी चीज़ से आप दूरी बना लेते हैं तब आपको पता लगता है कि उससे दूरी हमारे लिए कितना बड़ा काम होती है, कितना बड़ा सफ़र होता है।
किसी की जुदाई में रहना कुल मिलाकर कितना मुश्किल काम होता है। अब जैसे जैसे रेल बढ़ती जा रही है, लाहौर की जानिब जाती जा रही है, मेरे लिए सफ़र कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, मैं उस चीज़ के वापस करीब जाता जा रहा हूँ, कम होता जा रहा है। इसी फासले को मैं बेशुमार ख्वाबों की मदद से आनन फानन लांघ गया। उन सब बातों को, पुरानी बातों को ताज़ा करता जा रहा हूँ और सारी बातों को लांघता जा रहा हूँ कि वापस उसको ऐसा लगता है, मुसन्निफ़ ये ऐसा समझते हैं कि वापस मैं उसी बचपन में, उसी जवानी में मैं वापस लौट रहा हूँ, जिस जवानी से, जिस बचपन से मैं वहाँ से लौट कर आया था। मैं वापस वहीं जा रहा हूँ, उसी बचपन, उसी जवानी में मैं वापस पहुँच जाऊँगा। उनके दिल में ऐसी कैफियत चल रही है, ऐसे हालात से वो दो चार हो रहे हैं। ख्वाबों के सामने सरहदें और फासले कोई अहमियत नहीं रखते। बहुत बड़ी चीज़ है। ख्वाबों के सामने सरहदें और फासले कोई अहमियत नहीं रखते। जब इंसान ख्वाब देखता है तो ख्वाब के सामने कोई फासला नहीं होता, ख्वाब में कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती, कोई दूरी नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती। ख्वाब ख्वाब होता है, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होता है। एक इंसान सपना देखता है कि मैं बड़ा होकर कामयाब होऊंगा, मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ और एक वक्त में मुझे वो मेहनत मिलेगी मिलेगी, तो उसकी कोई सरहद नहीं है, उसकी कोई सरहद नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ख्वाब का कोई रुकावट नहीं है, ख्वाब का कोई जोड़ नहीं है। मैं अपने माजी के साथ इसलिए अभी तक जुड़ा रहा हूँ कि वो मेरे ख्वाबों में अपनी असली हालत में भी अभी तक मौजूद रहा है। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, मेरा माजी मुझसे अभी तक इसलिए जुड़ा हुआ है, मेरा माजी इसलिए जुड़ा हुआ है, मैं अपने पास्ट से इसलिए अभी तक रिलेट कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वो सब मेरे दिल में आज भी सब बातें ज़िंदा हैं। इंसान को क्या होता है, कभी ऐसा भी होता है इंसान पत्थर दिल भी हो जाता है, कभी इंसान सख्त भी हो जाता है कि किसी चीज़ के गुम हो जाने पर, किसी चीज़ के खो देने पर वो इंसान भूल जाता है, चल जा भाड़ में जा, गया तो गया, अब मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं, कोई कदर नहीं। लेकिन मुसन्निफ़ ने यानी रामलाल ने उन सब बातों को ताज़ा रखा है दिल में आज तक। वो अब भी लाहौर की, अपनी पैदा होने वाली उस जगह की, अपने उस पुराने नक़ल मकानी की जहाँ से उन्होंने जगह बदली है, उस पैदाइश की, उस रिहाइश गाह की, उन सब बातों को आज भी अपने दिल में ताज़ा रखे हुए हैं। मैंने इतना असर ख्वाबों के साथ जीना सीखा है, इतना अरसा ख्वाबों के साथ जीना सीखा है। मैंने सभी चीज़ों को ख्वाबों में क्या रखा है, ताज़ा रखा है। मैंने अपने माजी को भुलाने की कभी कोशिश की तो ये अचानक मेरे किसी न किसी कहानी में घुस कर बैठ गया। यानी हमेशा ये अफसाना निगार थे, क्या थे, अफसाना निगार थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। कभी सोचते भी थे, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करते थे, लेकिन जब भी कुछ लिखते थे तो लिखते लिखते पुरानी बातों को याद वापस आ जाती थी। माजी इंसान की पहचान बन जाता है, ये ना हो तो वो बिल्कुल अजनबी बन जाए, किसी दूसरी ही दुनिया का इंसान जिसके पाँव ज़मीन के साथ नहीं लगे होंगे। माजी हमारी ज़मीन और ज़मीन ही है, ज़मीन ही के साथ हमने हमेशा गहरा रिश्ता कायम रखा है। इंसान का पास्ट, कहते हैं इंसान का अतीत उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये बात हकीकत है। इंसान का अतीत, इंसान का पास्ट उसका कोई पीछा नहीं छोड़ता है, इंसान का अतीत ही उसकी पहचान होती है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझें, एक इंसान है, उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अच्छा नाम कमाया है, और जब एक तवील मुद्दत के बाद इंसान बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो गया है, अब वो कुछ काम करने के लायक नहीं है, लेकिन अब वो काम नहीं भी करता है, लेकिन उसका नाम उस चीज़ से जाना जाता है, उस चीज़ से, उसके पास्ट से जाना जाता है कि फ़लाँ शख्स, अरे यार बहुत बड़ा आदमी था यार, बहुत शानदार काम किया करता, बहुत बढ़िया काम किया करता था। तो आपके काम, आपके अच्छे अमाल आपके लिए हमेशा ताबंदा रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे हमेशा के लिए, आपके लिए हमेशा क्या रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। आपका पास्ट हमेशा ज़िंदा रहेगा, भले ही आप मर जाएंगे, आपका पास्ट ज़िंदा रहेगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, सब बातें ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पास्ट पढ़ रहे हैं, हम आज की बात नहीं पढ़ रहे हैं। ये 1980 की बात है जो ये मुसन्निफ़ बात लिख रहे हैं। अभी क्यों लिख रहे हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ तो बात होगी कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे ही तो नहीं कि हर किसी की स्टोरी के लिए लाकर छाप दी, ऐसा नहीं, कुछ तो बात है इन लोगों में, कुछ तो इनमें पहचान है। ये लोग सचमुच एक अच्छे अदीब रहे हैं, सचमुच इन्होंने दुनिया में कुछ अच्छा काम किया है कि आज तक 1980 के बाद आज 100 साल तक भी, आज 20 50 साल बाद भी इनको क्या किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। कुछ तो वजह रही होगी ना। बस ऐसे ही आपका अमाल, आपका अतीत हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है और अतीत ही आपकी पहचान बन जाता है कि आप कैसे इंसान थे, आप क्या थे। आगे देखिए मैं अचानक माजी की भूल भलैयों में से निकल कर लाहौर के मुज़ाफ़ात में फैले हुए खेतों, ईंटों के भट्टों, छोटे छोटे कस्बाती मकानों और छोटी छोटी मस्जिदों के मीनारों के दरमियान पहुंच जाता हूं। देखो पहला लफ्ज़ लिखा है मुज़ाफ़ात, क्या लिखा है, मुज़ाफ़ात। तो मुज़ाफ़ात क्या होता है,
मुज़ाफ़ की जमा है। क्या है ये? मुज़ाफ़ की जमा है, यानी आसपास के कस्बों गांव वगैरह होते हैं ना, इन सबको मुज़ाफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुज़ाफ़, कस्बे, गांव, झोपड़ियाँ। तो ये बता रहे हैं कि मैं धीरे धीरे सफ़र को पूरा ख़त्म कर चुका हूँ और सफ़र बिल्कुल मेरा किनारे आ चुका है, यानी लाहौर में एंटर हो चुका हूँ। और अब मैं यहाँ के छोटे छोटे खेत देख रहा हूँ, यहाँ की ईंटों के भट्टे देख रहा हूँ, छोटे छोटे कस्बानी मकानों, कस्बाती मकान यानी कस्बे में, गाँव से बड़ा और शहर से छोटा जो बीच का हिस्सा होता है तो वो कहलाता है कस्बा। क्या कहलाता है? कस्बा। कस्बा शहर की तरह विकसित भी नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, और कस्बा बिल्कुल गांव की तरफ देहाती भी नहीं होता है, थोड़ा उससे बीच का सिस्टम होता है, कस्बा कहलाता है। कस्बाती मकानों, छोटी छोटी मस्जिदों के मीनारों को देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैं महसूस करने लगता हूँ कि मेरे नथुनों में जो ताज़ा हवा आ रही है वो मेरी जानी पहचानी सी है। शायद मुसन्निफ़ किस तरह बयान करे बात को? मेरे नथुनों में, नाक के जो 2 होल होते हैं, इसे नथुना कहा जाता है, इसमें वो हल्की हल्की सी हवा, वो हल्की हल्की सी खुशबू महसूस कर रहे हैं जो कभी उन्होंने उसको जी है, कभी उन चीज़ों को, उन पलों को जिया है, वो पल को रह रह कर क्या आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। ये हवा तो वही है, जानी पहचानी सी है, इन बातों को मैंने महसूस किया है। मैं उसकी खुशबू सूंघ कर बता सकता हूँ कि ये मेरे लाहौर से आ रही है। देखो क्या लिखा है, ये मेरे लाहौर से आ रही है, मेरा लाहौर। इन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, इन्होंने देश का नाम नहीं लिया, इन्होंने जगह का नाम लिया, मेरा लाहौर, मेरा घर, मेरी जगह जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मेरी पैदाइश। वो बातें कितनी रिलेट करती हैं, इंसान को सब कुछ मेरा लगता है, वो मेरा है सब कुछ। मुसन्निफ़ से सोचिए कि उसके जज्बात किस तरह उनसे जुड़े हुए हैं उस लाहौर से। पंजाब के इस हिस्से से आ रही है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। ये हवा वहाँ से आ रही है, पंजाब के उस हिस्से से आ रही है। पंजाब 2 हैं बेटा, एक हिंदुस्तान में पंजाब है, ऐसा ही पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में भी है, ठीक है। उसका विभाजन होने के बाद आधा पंजाब यहाँ, आधा पंजाब वहाँ रह गया। पंजाब के उस हिस्से से आ रही है जिससे मैं कभी भुला नहीं पाया। आज मैं 56 बरस की उम्र का हो गया हूँ, 55 बरस की उम्र का हो गया हूँ, और आज भी वो सब बातें, वो खुशबू मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाया। मैं रेलवे ट्रेन की खिड़की में से बड़ी खामोशी से तेज़ी से गुजरते हुए वॉच टावरों और ऊंची ऊंची उगी हुई घास फूस और मिट्टी में छुपे हुए पुल बॉक्सों की तरफ देखता हूँ, जहाँ से सन 65 में बड़ी कामयाबी से हिंदुस्तानी यलगार से दिफा किया गया था। क्या किया गया था? दिफा किया गया था। दिफा किया गया था यानी बचाव किया गया था। क्या किया गया था बेटा? बचाव किया। सन 65 में जो पुराने हालात गुजरे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो झगड़े हुए हैं, उन सब बातों को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये दिन वापस ना दिखाए। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही इस सफ़र को याद करते हैं, इस ज़िंदगी को याद करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, जिन दिनों को मैंने जिया है, और इस खुशबू को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ, अपनी मिट्टी को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। ये सब बातें एक एक करके याद कर रहे हैं। कभी घास फूस देखते हैं, कभी सफ़र देखते हैं, कभी ट्रेन देखते हैं, कभी खेतों को देखते हैं, कभी छोटी छोटी मस्जिदों को, उनकी मीनारों को देखते हैं, और सब बातें रह रह कर क्या आती है, याद आती है, जैसे मानो पुराने ज़ख्म क्या हो गए हों, ताज़ा हो गए हों। सिर्फ हवा है और धूप, सिर्फ हवा है और धूप है और खुशबू है, और खेतों में सिर्फ उगे हुए सुनहरी गंदम के लहलहाते हुए खोशे हैं, और रेल की पटरी के मुतवाज़ी दौड़ती हुई एक सड़क है जिस पर 2 जापानी कारें आगे पीछे दौड़ रही हैं, और एक टुब्बे जौहर के सामने कई भैंसें बैठी हुई हैं, जिनकी तरफ ज़रा फासले पर एक छकड़े के पहिए के साथ बंधा हुआ एक ऊँट फ़िलासफ़रों की सी गंभीरता से एक टिक देख रहा है, और एक पेड़ के नीचे एक गबरू लेटे लेटे बांसुरी बजा रहा है, और एक मकान के आंगन की दीवार पर कोई दोशीज़ा धूप में सूखते हुए रंगीन खैसी के उलट पुलट कर देखते देखते अचानक गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हो गई। देखिए हर माहौल को किस तरह, मंजर को कैसे बयान किया है, जैसे आप बिल्कुल फील करेंगे उन सब बातों को आपको ऐसा लगेगा जैसे बातें आप खुद देख रहे हैं, वो सब बातें आप खुद देख रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि क्या कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं है जैसा मैंने पहले बचपन में देखा था, जैसा मैं लौट कर आया था, जब मैं यहाँ से गुजरा था, तब ऐसा कुछ नहीं है। अब से धूप है, हवा है, और गंदम के सुनहरे खेत, गंदम कहते हैं गेहूं को, गंदम कहते हैं गेहूं को, गेहूं के खेत हैं, उसके खोशे कहते हैं उनकी डालियों को लहलहाते हुए, सुनहरी लहलहाती डालियाँ नज़र आती है। एक जौहड़ नज़र आता है, जौहड़ कहते हैं तालाब को,
तालाब से थोड़ा छोटा होता है, जौहर नज़र आ रहा है, कुछ भैंसें वहाँ पर नहा रही हैं, ऐसा कुछ हाल है। एक पहिए के चकड़े से बंधा हुआ ऊँट है। फ़िलोसोफरों की तरीके गंभीरता से, गंभीरता हिंदी का लफ्ज़ है, हिंदी का लफ्ज़ है गंभीर, सिंसियर। एक ऊँट है, सिंसियर की तरीके से देखे जा रहा है। और एक मकान पर एक दोशीज़ा सुखाते हुए कोई औरत है, और जब वो गाड़ी की आवाज़ सुनती है, गाड़ी को देखने की तरफ मुतवज्जो हो जाती है, गाड़ी की तरफ देखने लग जाती है। अचानक दोशीज़ा कुछ सुखाते हुए छत पर खड़ी है। आगे देखिए, फिर मेरी नज़रों के सामने मुग़लपुरा वर्कशॉप के शेडो के चमकते हुए टीन उभर आते हैं। आप मेरी नज़र के सामने बारी बारी सब देखते हैं ना, ट्रेन से उतरे हैं, कभी स्टेशन देखते हैं, कभी भैंस देखते हैं, कभी जौहर देखते हैं, कभी आसपास का माहौल देखते हैं। अब उनकी आंखों के सामने क्या है, मुग़लपुरा वर्कशॉप के टीन शेड, वर्कशॉप कोई जगह है वहाँ पर, ठीक है, वर्कशॉप है कोई, उसके टीन शेड उनके सामने चमकते हुए नज़र आते हैं। यहीं कहीं मैं 5 साल तक बतौर अप्रेंटिस खुर्दा मशीन का काम सीखता रहा था। अप्रेंटिसशिप होती है ना, ITI करने के बाद या कोई डिग्री लेने के बाद अप्रेंटिसशिप की जाती है। वो वहाँ पर कुछ काम 5 साल वहाँ पर उन्होंने काम किया था। ये बात उनको रहकर याद आती है जब वो जवान थे, जब वो रेलवे की नौकरी करते थे, उससे पहले की बात बता रहे हैं, जब उन्होंने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की थी। रेल का शोर अचानक बढ़ गया है। जो रेल से मैं उतरा हूँ, अब उसका शोर बढ़ गया है, अब उसकी आवाज़ तेज़ आने लगी है। अब गाड़ी यार्ड में दाखिल हो गई है। दोनों तरफ मालगाड़ियों का सिलसिला है, जिसमें से निकलते ही अचानक मुझे लाहौर का साइन बोर्ड दिखाई दे जाता है और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रुक जाती है। इस डिब्बे में मेरा हमसफ़र अली अब्बास हुसैनी मरहूम का एक रिश्तेदार है, जिसे कराची जाना है। वो और मैं दोनों कितनी देर से खामोश हैं। वो मुझे बड़ी खामोशी से बैठा हुआ देखता है तो कह उठता है, रामलाल साहब, कुली को बुलाया जाए। अब ये स्टेशन से उतरे हैं और 2 मालगाड़ियाँ निकलती हैं। एक इसमें लफ्ज़ आया था पीछे, मैं बताना भूल गया, लफ्ज़ क्या था ये, पकड़ी सड़क के, ये लफ्ज़ था, खोशे में रेल की पटरी के मुतवाज़ी दौड़ती, मुतवाज़ी कहते हैं समानांतर, पैरेलल, रेल की पटरियों के पास से क्या गुजरी, सड़क गुजरी जहाँ पर जापानी कारें चल रही है, ऐसी वो बात बयान कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल स्टेशन पहुँच चुके हैं। इनके साथ एक शख्स और है, मेरा अहम सफ़र अली अब्बास हुसैनी मरहूम का एक रिश्तेदार है। मेरा हम सफ़र अली अब्बास हुसैनी है, जो उनके साथ आ रहे हैं, अली अब्बास हुसैनी, और उनका एक साथ का है, उनका कोई रिश्तेदार है, और वो कहाँ जाना चाहता है, कराची जाना चाहता है। लेकिन ये लोग लाहौर उतर जाते हैं। जब उतरते हैं तो 2 मालगाड़ियाँ गुजरती है। मालगाड़ियाँ गुजरने के बाद ये सामने साइन बोर्ड देख लेते हैं जहाँ पर लाहौर लिखा होता है। ये देख कर इनके दिल की कली कली खिल जाती है, या तो यूँ समझ लीजिए बहुत खुश हो जाते हैं, या समझ लीजिए खुशी में आँखें भर आती हैं, या यूँ समझ लीजिए पुराने जज्बात से वो क्या हो जाते हैं, गमजीदा हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं। अब जब काफ़ी देर से दोनों चुपचाप हैं, क्योंकि इनको तो बहुत पुरानी बात याद आ रही है, बहुत पुराने जज्बात इनके ताज़ा हो रहे हैं, तो ये बहुत क्या है, गमज़दा हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा फीलिंग में डूबे हुए हैं, तो वो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन काफ़ी देर खामोश देखने के बाद, काफ़ी देर चुप्पी तोड़ने के बाद कहते हैं, रामलाल साहब, कहो तो कुली को बुलाया जाए। किसे बुलाया जाए? कुली को बुला लिया जाए। बहुत देर से खामोश बैठे हो। मैं उसे कोई जवाब देने का बगैर प्लेटफॉर्म पर उतर जाता हूँ। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया और मैं ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। प्लेटफॉर्म पर चल कर महसूस कर रहा हूँ मैं वाकई ज़मीन पर हूँ। ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा हूँ। होता है कई बार ऐसी बातें हो जाती है, इंसान को यकीन नहीं होता कि जिस मुल्क को मैं छोड़ कर आया हूँ, जिस जगह को छोड़ कर आया हूँ, क्या मैं वापस कभी जा पाऊँगा। ऐसा ही एक मुल्क मैं खुद भी छोड़ कर आया हूँ, यानी शहजाद खान जो आपका मेंटर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, एक ऐसा ही मुल्क, एक ऐसी जगह मैं भी छोड़ कर आया हूँ। और काफ़ी लंबा अर्सा हो गया मुझे भी छोड़े हुए, रह कर मुझे भी वो बातें सब याद आती हैं जहाँ पर मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी गुजारी है। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ मैं भी काफ़ी, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने अपनी जवानी गुजारी है, अब भी ये अरमान करता हूँ क्या वापस मैं कभी वहाँ जा पाऊँगा, क्या वापस उन चीज़ों को, उन मस्जिदों को, उन मीनारों को, उन गलियों को, उन घरों को जहाँ मैं रहा करता था, क्या वापस कभी देख पाऊँगा। और शायद मैं देख पाऊँगा तो मुझे सपना से लगता है। और जब मैं कभी वहाँ प्लेटफॉर्म पर उतरूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये शायद सपना ही है, ये बिल्कुल सपना है। और सपने में अक्सर मुझे अपना देश आज भी नज़र आ जाता है। मैं वापस सपने में उन सब बातों को आज भी देखा करता हूँ। फिर आंखें खुलती है तो पता लगता है कि ये सब कुछ सपना है। तो ऐसा ही वो अपना आपको फील करा रहे हैं कि ये सब कुछ सपना ही तो नहीं है,
या सचमुच में मैं उस मुल्क में हूँ जहाँ पर मैंने अपना दिन गुजारा है, अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जो ख्वाब था अब वो पूरा हो चुका है, जिसे मैं सपने में याद किया करता था, ख्वाबों में ही जिया करता था, वो ख्वाब मेरा अब क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। कुली सामान उठाकर आगे आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी के हर डिब्बे से सैकड़ों लोग उबल से पड़े हैं, जैसे दूध उफन जाता है ना, जैसे बाहर दमादम दमादम भीड़ के रूप में उबल रहे हैं। बम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी के लोग, मर्द, औरतें और बच्चे सफ़र की गर्द से अटे हुए और परेशान और हवास बाख्ता। कुछ औरतें जल्दी जल्दी अपने बुर्के पहन रही हैं, बुर्का समझते हैं ना, बुर्का नकाब पहन रही हैं। एक लड़के के हाथ में क्रिकेट का बल्ला है। एक लड़की अपने बैग में जल्दी जल्दी फिल्म फेयर ठूंस रही है। उसे वो कस्टम वालों की नज़र से बचाकर अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों की शौकीन फ्रेंड्स तक लेकर जाना चाहती है। अब तो बड़े यहाँ पर अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं, अपनी शौकीन फ्रेंड्स तक। यहाँ पर दोस्त भी लिख सकते थे, पर उसको मौसर बनाना, बातों क्या प्रभावशाली बनाना और ज़्यादा उन बातों को, इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ी के हिंदी के लफ्ज़ों को भी इस्तेमाल किया है। यही एक अच्छे सफ़रनामे की पहचान होती है कि वो पढ़ने वाला उससे रिलेट करे, उन सब बातों से क्या करे, रिलेट करे, जिस तरह मैं रिलेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को रिलेट करें कि क्या होता है, उन बातों को याद करना। अब कुछ औरतें हैं, कुछ लोग हैं, बम्बई के, हैदराबाद के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं और दमादम दमादम ट्रेन से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। क्या लाहौर आ चुका है, ठीक है, तो लोग उतरते जा रहे हैं। आज भी काफ़ी लोग हैं जिनके रिश्तेदार आज भी पाकिस्तान में रहा करते हैं, ठीक है, तो हालात आज भी ऐसे हैं, वो भी लोग आते जाते हैं। अब वहाँ कस्टम के लोग उन्हें पकड़ ना ले, देख ना ले, वो अपनी फिल्म फेयर की किताब छुपा रही है और अपने दोस्तों को जाके दिखाएगी। जो लोग आज भी शौक़ रखते हैं, हिंदुस्तान से आज भी मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के आज भी लोग पाकिस्तान के बहुत लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये मुल्कों की मोहब्बत अल्लाह हमेशा कायम रखे। नफ़रत का गलबा तो सिर्फ राजनीति वाले लोग फैलाते हैं, इंसानों में आज भी वही मोहब्बत है और खुदा इस मोहब्बत को बरकरार रखे। जहाँ कुली ने ले जाकर मेरा सामान एक तरफ रख दिया था, वहाँ पासपोर्ट चेक कराने वालों की भीड़ देखकर मैं घबरा जाता हूँ। अब भाई इनको लगा डर। क्या लगा? डर। क्यों लगा? देखिए, यहाँ तो कई घंटे अपनी बारी आने में लग जाएंगे। कस्टम के पाकिस्तानी अमले की तरफ मैं बड़ी खामोशी से देखता हूँ। ये सब लोग खूबसूरत और स्मार्ट हैं, सब पंजाबी ही बोलते हैं, कुली भी पंजाबी बोलते हैं, लाल लाल वर्दियों के नीचे नेशनल ड्रेस भी पहने हुए हैं, यकरंगी शलवार और क़मीज़। शक्ल सूरत से कुली नहीं लगते। मैं ख़ुद को पंजाबी बोलने के लिए आमादा करके एक आदमी को रोक कर पूछता हूँ। ये खुद भी वहीं रहते थे पंजाब में, सभी लोग पंजाबी बोलते हैं, बड़े गोरे चिट्टे लोग हैं पाकिस्तान के, ये बात आपने काफ़ी देखा होगा, है ना। तो काफ़ी गोरे चिट्टे खूबसूरत से लोग हैं, लाल लाल कपड़े पहने हुए, कुली नहीं लगते हैं, स्मार्ट लोग लगते हैं, बहुत खूबसूरत से लगते हैं और सब बातें उनको देख देख कर याद आती है। और सभी लोग वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पंजाबी भाषा बोल रहे हैं, पंजाबी ज़बान बोल रहे हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस पंजाबी में उनसे बात करूँ, अपनी मातृभाषा से, अपनी पुरानी ज़बान से, अपनी मादरी ज़बान से, जिस ज़बान को बोल कर मैं बड़ा हुआ हूँ, उस ज़बान में बोल कर एक कुली को रोकता हूँ, उसी ज़बान में उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ। इत्थे राजीकरण आने वाले लोग तां बाहर ही खड़े रहते ने, बाहर के लोग आते हैं यहीं खड़े रहते हैं, पाकिस्तानी जब यानी पंजाबी ज़बान में बोल रहे हैं, पंजाबी भाषा में बोल रहे हैं। इत्थे राजीकरण आने वाले लोग तां बाहर ही खड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती, ठीक है। भीड़ में अचानक मेरे सामने डॉक्टर एहराज नकवी का चेहरा उभर आता है। वो जल्दी से मेरे हाथ से पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कस्टम वालों की तरफ चल देता है। वहाँ जाकर चेक कराना पड़ता ना उतरने के लिए। वो भी दूसरे मुसाफिरों की तरह घबराया हुआ है। उसकी घबराहट पर मैं मुस्कुरा देता हूँ और फिर मेरे सामने 3 और मुस्कुराते हुए चेहरे आ जाते हैं। डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तौनसवी और अबसार अब्दुल अली। एहराज की तरह आगा सुहेल और अबसार भी लखनऊ के हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। इन तीनों को मैं उनके बचपन से जानता हूँ। वह हमारी अदबी महफ़िलों में ही जवान हुए हैं और अब लाहौर की महफ़िलों में जगमगा रहे हैं। ताहिर तौनसवी पहले साल डॉक्टर मसूद हसन रज़वी अदीब मरहूम पर रिसर्च करने के लिए लखनऊ आया था और वो 2 महीने वहाँ रहा था। उनके साथ बशीर भी थे। ताहिर रज़ा जैदी का ड्राइवर
वो सब मेरे सामान का एक एक नग उठाकर भीड़ में घिसते चले जाते हैं। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर वो वहाँ किसी न किसी को ज़रूर जानते हैं। उनसे मुझे भी मुतारुफ़ कराते जाते हैं। रामलाल का अफसाना निगार होना जैसे कोई अहम बात हो। सब लोग हाथ मिलाकर मुस्कुराते हैं और मुझे आगे बढ़ जाने के लिए कहते हैं। अचानक एक टिकट कलेक्टर मुझसे टिकट तलब करता है। अब क्या होता है, ये ट्रेन स्टेशन से उतरते हैं, वीज़ा वाले वीज़ा चेक करते हैं। अब जो लोग इनके वो अदबी लोग होते हैं, जो साहित्यकार लोग होते हैं, जिन्होंने इनको बुलाया है, जिन्होंने इनको दावत दी है, मदऊ किया है वहाँ की महफ़िलों के लिए, मुलाकात के लिए, अब वो लोग आगे आते हैं। वो लोग क्या आते हैं, आगे आते हैं और हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे लेकर चलते हैं कि चलिए बस आपका सफ़र ख़त्म, अब आप चलिए जहाँ पर इनको लेकर जाना था। अब ये जब लोग निकल रहे हैं तो बारी बारी लोग बता रहे हैं कि देखो साहब हमारे साथ मेहमान है, हमारे साथ मेहमान है, हमारे साथ मेहमान है, ये साहब कौन है, रामलाल साहब है, रामलाल साहब है, रामलाल साहब। एक एक से मुतारुफ़ कराते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, परिचय देते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अफसाना निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा अफसाना निकाल रहे हैं। पता है आपको, हमारे यहाँ जो मैगज़ीन निकलती है उसमें जो अफसाने आते हैं आए दिन, उसमें जो लेख आते हैं, जो तहरीरें आती हैं, वो किसके हैं, रामलाल साहब के हैं। नाम आता है नीचे रामलाल साहब अफसाना निगार, वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, ऐसे बताते हुए तारुफ कराते जा रहे हैं। अब रामलाल सोच रहे हैं यार मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, मैं कोई इतना बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। लोग तो ऐसे तारुफ करा रहे हैं जब मेरा अफसाना निगार होना कोई बहुत बड़ी बात हो। मन ही मन खुश हैं, अपनी ज़मीन पर वापस लौटे हैं। कुछ ऐसे इसमें मामलात, कुछ ऐसी तफसीलात इन्होंने बयान करने की कोशिश की है, उनके दिल के जज्बात को उन्होंने कैद करने की कोशिश की है। अचानक एक टिकट कलेक्टर मुझसे टिकट तलब करता है, तलब करने मांगता है, टिकट मांगता है, अमृतसर से लाहौर तक का। और मैं अचानक याद करके बताता हूँ टिकट तो मैंने लिया ही नहीं। अरे बाप रे, टिकट तो लिया ही नहीं, बिना टिकट का गए। आगे देखिए, मैं तो रेलवे का मुलाजिम हूँ, आप ही की तरह है। वो मुस्कुराकर मुझे जाने देते हैं। आपको पता होगा रेलवे में जो नौकरी करते हैं, रोडवेज बस में जो नौकरी करते हैं, तो जो रेलवे के मुलाजिम होते हैं वो रेल में फ्री सफ़र कर सकते हैं। रोडवेज़ का जो मुलाजिम होते हैं, नौकर होते हैं, वो रोडवेज में फ्री सफ़र कर सकते हैं। तो ये कहते हैं मैं तो रेलवे का मुसाफिर, रेलवे का हूँ। आप भले वो रिटायर हो चुके हैं या काम कर रहे हैं, जो भी है बहरहाल, तो रेलवे में काम करते हैं। तो कहते हैं मैं तो फ्री टिकट वाला आदमी हूँ, मैं तो रेलवे का मुलाजिम हूँ, इसलिए टिकट लिया ही नहीं। और मुस्कुरा देते हैं कि कोई बात नहीं यार, मुस्कुरा देते हैं, चलो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। अब तुम लाहौर में हो, अपने लाहौर में। आगा सुहेल मुस्कुरा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहा है। आगा सुहेल मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो आप लाहौर में हो, परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं। और लाहौर कौन सा, आपका लाहौर, अपना लाहौर, जहाँ पर तो आपने जन्म लिया है। मैंने यहाँ से आखिरी बार तनख्वाह ली थी। पहले लाहौर में काम करते थे ना, बाद में इनका डिपार्शन हुआ था, बाद में को चेंज किया था, बाद में इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया था। पहले तो यहीं काम करते थे, यहीं से तनख्वाह लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो एक जगह पे इशारा करते हैं, मैंने यहाँ से आखिरी बार तनख्वाह ली थी, क्योंकि काम तो रेलवे में ही करते थे। वो भी 6 अगस्त 1947 को, इनको तारीख़ तक याद है। देखो, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर बने हुए कैश ऑफिस की तरफ इशारा करके बताता हूँ। एक कैश ऑफिस है, उंगली का इशारा करते हैं, यहाँ ऑफिस था, और मैंने 6 अगस्त 1947 को आखिरी बार मैंने यहाँ से तनख्वाह ली थी। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान भेज दिया गया था, और मैं इसी प्लेटफॉर्म से कालका मेल से जालंधर के लिए रवाना हुआ था। कालका मेल से जालंधर के लिए रवाना हुआ था, और बस वही मेरा यहाँ से निकलने का सफ़र था। उसके बाद मैं आज ही यहाँ पर लौटा हूँ। लाहौर स्टेशन के बाहर 2 कारें मौजूद थी। एक तो अफसार अब्दुल अली की थी, दूसरी ताहिर रज़ा जैदी ने भिजवाई थी। वहीं पर कराची से आए हुए राहत सईद और वासमेंट फैक्ट्री के मोहम्मद हसन अस्करी भी मौजूद थे। इन दोनों से मेरा पहली बार तारुफ हुआ, यानी पहली बार परिचय। उन दोनों को मैं जानता नहीं था, पहली बार ही मैंने इन दोनों को जाना था, जो नाम यहाँ पर बताए गए हैं। किसके, रज़ा जैदी और राहत सईद और मोहम्मद हुसैन अस्करी भी वहाँ मौजूद थे, जिन दोनों को ये नहीं जानते थे। इनको तो अफसार अली और ताहिर रज़ा जैदी और तोनसवी साहब को पहले से ये जानते थे। राहत सईद PIA में टेक्निकल मैनेजर हैं और अक्सर मुख्तलिफ़ मुल्कों में घूमते हैं। मुल्क मुख्तलिफ यानी विभिन्न मुल्क, यानी देश, अलग अलग देशों में आए दिन जाते रहते हैं, ये इनका काम है। वो मेरे खातिर रुक गए थे और इसी शाम को कराची जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। एक शाम पहले उर्दू के मुनफरिद नक़ाद मोहम्मद अली सिद्दीकी को एक बहुत ज़रूरी काम से वापस कराची जाना पड़ गया था, लेकिन वो माज़रत के साथ साथ ये भी पैगाम छोड़ गए थे कि अब वो मेरा इस्तकबाल कराची में ही करेंगे।
माजरत करना कहते हैं माफ़ी चाहना, माजरत करना है नहीं, माफ़ी चाहना। वो माजरत चाह रहे थे, माफ़ी चाह रहे थे कि भाई मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कराची जाना है लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे कराची में ज़रूर मिलूँगा। ये मैसेज देकर, ये पैगाम देकर वो वहाँ से चले गए। अचानक आगा सुहेल ने मुझसे पूछा, आगा सुहेल जो बार बार सब बात पूछ रहे हैं बारी बारी, लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया? लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया या लाहौर वैसा ही है जैसा आप छोड़कर गए थे? ये बात वो पूछ रहे हैं। मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जो बिलाशुबा एक ज़हीन कहानीकार की आंखें थी, क्योंकि ये भी अदीब थे, ये भी एक साहित्यकार थे, ठीक है, मुझ पर टिकी हुई थी और मेरी हैरत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। मेरी हैरत से, मेरे आश्चर्य से लुत्फ़ अंदोज़ यानी मज़ा ले रहे थे कि इनसे पूछता हूँ सवाल, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। लुत्फ़ अंदोज़ मज़ा ले रहे थे इस बात का। वो भी तो लखनऊ की गलियों से कट चुका था, क्योंकि वो भी लखनऊ में पहले रहते थे, अब लखनऊ से वो भी नहीं वाबस्ता नहीं है, वहाँ पर नहीं रहते हैं। चंद माह पहले आया था तो वो भी तो वहाँ अपने खोए निशान तलाश करता फिरा था, जैसे मैं हूँ। जिस तरह मैं आज इस जगह पर लौटा हूँ, इस जगह पर वापस आया हूँ, ऐसे ही वो भी पहले यहाँ रहते थे। बाद में उनका भी काम ऐसा पड़ा कि उनको भी वहाँ से यहाँ से जाना पड़ा। मेरे से पहले कुछ वक्त पहले ही तो वो वापस यहाँ आए हैं, तो इनको भी तो ऐसे ही महसूस हुआ था जैसा मुझे महसूस हो रहा है। वो भी अपने खोए निशान, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। कहाँ बैठकर वो दोस्तों के साथ चाय पिया करता था, किस जगह उसने जमाल पाशा के साथ एक ख़ास एक्टिविटी की थी, और यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो कौन कौन सी गलियों से होकर निकला था। तब वो लखनऊ आज़ादी से पहले का था और अपनी सारी रिवायात और पूरे आब व ताब के साथ मौजूद था। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए जवाब दिया। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए जवाब दिया, यानी कार का सफ़र कर रहे हैं और बातों बातों में पूछ रहे हैं, साहब कैसा हुआ, सब पहले जैसा ही है, कुछ चेंज है, कैसा है बताइए मुझे। बहुत कुछ तो वही है, बहुत कुछ नया नया सा भी है। कौन कह रहे हैं? रामलाल साहब कह रहे हैं कि हाँ बहुत कुछ तो पहले जैसा ही है, लेकिन बहुत कुछ बदला भी है। ऐसा नहीं कि पूरा ही बदल गया है और ऐसा नहीं कि पूरा पहले जैसा है, ठीक है। थोड़ी बातें पहले जैसी होती है, थोड़ी बातें बदल जाती है। एकदम ही कोई ज़िंदगी, एकदम ही कोई दुनिया वैसी की वैसी बदलती नहीं है। एक बड़ा वक्त लगता है, बड़ी तवील मुद्दत लगती है चीज़ों को, जगह को बदलने में। आगा सुहेल की रिहाइश का वाक़े FC कॉलेज में दोनों गाड़ियाँ साथ साथ पहुँची। आगा सुहेल की रिहाइश का कहते हैं रहने की जगह, रिहाइश का रहने की जगह। आगा सुहेल का जो घर है वहाँ पहुँचे। वाक़े FC कॉलेज कहाँ पर है? वाक़े यानी उसी जगह स्थित FC कॉलेज किस्त में दोनों गाड़ियां साथ साथ पहुंची। उनके बेटे मोहसिन से पहली बार मुलाकात हुई। बाप से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा और सेहतमंद नज़र आया। बाप से ज़्यादा हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा नज़र आया उनका बेटा। उसने आगे बढ़कर सलाम किया, हाथ मिलाया और मेरा सामान बशीर की मदद से उतरवाकर अंदर ले गया। देखिए कितनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं वो लोग, कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं उनकी। उनको क्यों अपना ये वतन याद नहीं आएगा? क्यों अपने वतन से मोहब्बत नहीं होगी? क्यों अपनी जगह से मोहब्बत क्यों नहीं होगी? हम सब एक एक खुले खुले और ख़ूबसूरती से सजे हुए ड्राइंग रूम में जा बैठे। अबसारुल अली, ताहिर तौनसवी, एहराज नकवी, मोहम्मद हुसैन अस्करी और राहत सईद। आगा सुहेल अंदर चाय का इंतज़ाम करने चला गया। फिर उसकी आवाज़ भी सुनाई दी। वो फ़ोन कर रहा था। उसने मुझसे कहा, आइए आपको अपने देरीना रफ़ीक से मिलाऊं। देरीना यानी दूर के रफ़ीक़ों से, यानी अपने दोस्तों से मिलाऊं, आइए मेरे पास। उसकी आवाज़ फ़ोन पे बात कर रहा था और चाय वाय का इंतज़ाम कर रहा था। सभी लोग हॉल में जाकर जाकर बैठ गए थे। उस तरफ अहमद नदीम कासमी, और बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत ज़बरदस्त अदीब हैं। इनको भी आप पढ़िएगा, आगे कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम भी आएगा आपके पास। जुमा की वजह से घर पर थे, छुट्टी थी, क्योंकि अपने यहाँ संडे को छुट्टी होती है, पाकिस्तान में जुमे के दिन छुट्टी होती है। एक मुद्दत के बाद 1942 के बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी, इतने करीब से। उस शहर में मुझे सबसे पुराने जानने वालों में एक वो थे। दूसरे मिर्ज़ा अदीब साहब से भी पहली मुलाकात दिल्ली में 1961 में पहली हिंदू पाक सकाफती कॉन्फ्रेंस में हुई थी। कासमी साहब ने पूछा कब आए? कासमी साहब वहीं रहते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा कब आए? मैंने बताया बस अभी आकर बैठा हूँ। खुशामदीद यानी स्वागत हो, मरहबा। सब खैरत है ना? कब मिलोगे? जी शुक्रिया, जिस वक्त आगा सुहेल लेकर आएंगे हाजिर हो जाऊंगा। मैं लाहौर आ चुका हूँ,
अब जब भी आगा सुहेल मुझे आपके पास पहुंचा देंगे, जहां पर ले जाएंगे मैं आ जाऊंगा। मैं लाहौर तो पहुंच चुका हूं। बिल्कुल आपसे मुलाकात का बहुत ज़्यादा दिल से मुझे इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है आपसे मुलाकात की। अच्छा क्या प्रोग्राम है? मैं आज ही रात को मिलता, वो पूछता अच्छा क्या प्रोग्राम है आज लाहौर आने का, कैसा बैठा है, सिस्टम क्या है पूरा, क्या क्या सोच के आए हो, किस तरह की क्या सेटिंग कर रखी, क्या प्रोग्राम आपने बना रखा है। पूछ अच्छा क्या प्रोग्राम है तो बताते हैं। मैं आज ही रात को मुल्तान चला जाऊंगा, वहाँ कल मेरे एक दोस्त की शादी का वलीमा है। वलीमा जानते हैं, रिसेप्शन, ठीक है। वलीमा क्या है? रिसेप्शन, एक दोस्त की शादी का वलीमा है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ बातें और भी हुई। फिर मैं जल्दी जल्दी गर्म पानी से नहाकर और कपड़े बदल कर ड्राइंग रूम में आ बैठा। सुहेल साहब की बेगम और उनके बच्चों से भी मुलाकात हुई। बहुत से प्रोग्राम तय होने लगे लेकिन कोई प्रोग्राम ना बन सका। आखिर फैसला यही हुआ कि मैं आज रात से पहले कहीं नहीं जाऊंगा और मुल्तान से लौटकर ही सबसे मिलूंगा। सब लोग चाय पीकर और रुखसत लेकर चले गए। ये सिर्फ उसका शुरुआती हिस्सा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये बात, ये मुख्तसर या सफ़रनामा आपके समझ में आया होगा। अब आता हूँ मैं कुछ ख़ास बातें जो आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, मुल्कों में फ़साद का काम, दो मुल्कों में फ़साद का काम किनका काम है? राजनीति वाले लोगों का, पॉलिटिशियंस लोगों का काम है। मुल्क में दो मज़हब में लड़ाई का, झगड़े का, ये पॉलिटिशियंस का काम है। हमारा काम नहीं है तफरीक का, हमारा काम नहीं है बंटवारे का, हमारा काम नहीं है लोगों में बैर रखने का। हमारा काम है इंसानियत का। बिल्कुल हम में जज्बात पाए जाते हैं, बिल्कुल हम में खुशियाँ पाई जाती है, बिल्कुल हम में दर्द पाया जाता है। अगर हम किसी को तकलीफ़ में देखकर, अगर हम किसी को तकलीफ़ में देखकर खुद तकलीफ़ महसूस करें कि हाँ, या तो आप उसकी मदद करो, या तो आप उसकी मदद करो कि हाँ वो तकलीफ़ में आप उसकी मदद करो, उसके काम आओ। और अगर आप काम नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम उसकी तकलीफ़ को तकलीफ़ समझो कि यार कितना तकलीफ़ में है, उस चीज़ को महसूस करो, कितना तकलीफ़ में, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना परेशान होगा। और अगर आपको उसका दर्द भी महसूस नहीं होता तो समझ लो आप में इंसानियत मर चुकी है, आप में इंसानियत मर चुकी है। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये पॉलिटिशियंस का काम होता है। फ़लाँ मुल्क में बम गिराए गए, फ़लाँ मुल्क में बम गिराए गए और वहाँ के हज़ारों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। अरे मज़ा आया, दूसरा मुल्क था, अपना क्या? दूसरा मुल्क था, अपना क्या? अरे क्यों था दूसरा मुल्क? खून तो खून है आखिर। वो साहिर लुधियानवी साहब का कुछ शेर कच्चा पक्का मुझे याद है शायद, कि खून यहाँ का बहे वहाँ का बरे, अमन आलम का खून है आखिर, है ना। जंग यहाँ हो वहाँ हो, इंसान का खून बहता है, इंसान का खून बहता है। किसके लिए? पॉलिटिशियंस के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए। ये लोग दूसरा का खून बहा दिया करते हैं, ये लोगों में नफ़रत डाल दिया करते हैं, तफरीक डाल दिया करते हैं। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम इस देश से हो, तुम उस देश से हो, वो देश हमारा दुश्मन है, वो देश हमारा दुश्मन है, वो देश हमारा मोहब्बत वाला है। कुछ नहीं है। ये पूरा मुल्क, ये पूरी दुनिया तुमसे मोहब्बत करती है और तुम इस पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हो। इस दुनिया में ना सिर्फ तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में भी कोई मरता है, तुम्हारे पड़ोस में कोई तकलीफ़ में होता है तो बेशक तुम्हें तकलीफ़ होनी चाहिए। और अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती तो सचमुच तुम में इंसानियत मर चुकी है और सचमुच तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। आज मैंने देखा है बहुत से लोगों में, टीवी चैनलों पे देखा है, अखबारों में देखा है, मैंने खुद ने अपने साथ रहने वाले काफ़ी लोगों से सुना है कि पाकिस्तान में फ़लाँ लोग मर गए, मज़ा आया। हिंदुस्तान में फ़लाँ लोग मर गए, मज़ा आया। उन लोगों ने हमारे लिए खुशी मना ली, हमने उनके लिए खुशी मना ली। किस बात की खुशी मना रहे हो? वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। किस बात की दुश्मनी है? ये तफरीक किसने डाली? ये फ़र्क किसने पैदा किया है? क्या खुदा ने बोला था कि तुम्हें अलग अलग मुल्क बनाए जाएँ, अलग अलग जात पात बनाए जाएँ? इस खुदा ने तुम पूरी उम्मत को पैदा किया है, पूरे जहान को पैदा किया है और बेशक तुम पूरे जहान वाले हो, एक दूसरे के भाई हो। किस बात की मोहब्बत, किस बात की खुशी मना रहे हो? कल जब तुम्हारे साथ वो गुजरेगी, तुम्हारे ऊपर वो बातें गुजरेगी, तब तुम्हें फील होगा कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है। तब मातम मना, तब देखना जब लोग तुम पर हंसेंगे, तब देखना जब लोग तुम पर राज़ी होंगे। एक छोटा सा बिल्कुल है ना 2 लाइन का इंसिडेंट बताता हूँ कि अगर आप मान लो आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और सड़क पर कोई 2 लोग थे, आपस में टकरा गए, 2 लोग आपस में टकरा गए, कोई इंसान केले के छिलके से फिसल के गिर गया और आप लोग हंसने लगे, तंज बनाने लगे, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। सोचिए, आपका काम है मदद कर रहे हैं यार, वो गिर गया, उसे उठाओ जाकर, उसकी मदद करिए। और कम से कम ना कर रहे हो, काम में हो, बिजी हो, चले जाओ वहाँ से। हंसने की क्या ज़रूरत है, उसका मजाक बनाने की क्या ज़रूरत है? सोचिए, फिर कभी आप किसी केले के छिलके पे जाके गिरोगे, आप किसी गाड़ी से जाकर टकरा के गिरोगे, आप किसी से ऐसी सिचुएशन में आप आओगे, फिर देखना जब लोग आप पर हंसेंगे, फिर महसूस करना क्या गुजरती है उस इंसान पर। क्योंकि ये ना बहुत सी बातें ना जब तक इंसान पर खुद पर नहीं गुजरती, इंसान महसूस ही नहीं करता, इंसान बातों को फील ही नहीं करता है।
कुछ नहीं हुआ, हो गया जो हो गया। इंसान हंस कर रह जाता है, मजाक बना कर रह जाता है, इंसान खुश होकर रह जाता है किसी की तकलीफ़ पर, किसी की परेशानी पर। तो प्यारे बच्चों, नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है, हमारी नबी की सुन्नत नहीं है। ये पूरी दुनिया हमारे भाई बहन है। हमें किसी मुल्क से नफ़रत नहीं रखनी है, हमें किसी से नफ़रत नहीं रखनी है। हमें ना सिर्फ अपने हर मुल्क के अफराद से मोहब्बत रखनी है। अगर आप पड़ोस के मुल्क में भी कोई मरता है तो हमें भी तकलीफ़ होनी चाहिए, हमारे दिल में वो जज्बा होना चाहिए कि क्या पता कल हमारे घर में कोई मरता, सोचो हमें कितनी तकलीफ़ होती। वही तकलीफ़ हमें उनके लिए रखनी चाहिए। अगर हम नहीं रख पाते हैं तो बेटा हम में इंसानियत नहीं है, हमारी इंसानियत मर गई है, और जिसकी इंसानियत मर गई वो इंसान नहीं है। फिर इंसान में, वहशी में, जानवर में, दरिंदों में क्या फ़र्क है? हमें यही तो फ़र्क है कि हम किसी को दुख का दुख समझते हैं, किसी की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझते हैं, किसी की खुशी में खुश होते हैं, किसी की गम में गम मनाते हैं। ये हमारा काम है, हमारा तरीका है। और अगर हम इस तरीके उनको नहीं अपनाते हैं तो समझ लीजिए हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है ना। यहाँ रामलाल बताते हैं, अपनी ज़िंदगी के उन पुराने पन्नों को खोलते हैं कि एक वक्त था जब मैं उस पुराने गांव से, अपनी ज़मीन से जब मैं लौटा था, आज मैं वापस उसी ज़मीन पर जा रहा हूँ। अब ये 2 मुल्क हो गए हैं। अरे आपके लिए 2 मुल्क हो गए हैं, आपने बॉर्डर बना दी है, आपने सीमाएं बना दी हैं। उनके लिए तो वही ज़मीन है जहाँ वो पैदा हुए, उनके लिए कोई बॉर्डर थोड़ी है, उनके लिए तो वो जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए। उनके जज्बात जुड़े हैं, उनकी फीलिंग्स जुड़ी है उस जगह से, कितनी मोहब्बत है उस जगह से। बेशक आपको भी होगी, अगर आप रह रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जब कभी आप इस जगह से उस चीज़ को छोड़कर जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ, कितना तकलीफ़ होती है किसी चीज़ के जुदा होने से। जिस चीज़ से हमारा कुछ ताल्लुकात होता है, जिस चीज़ से हमें मोहब्बत होती है, जब कभी माँ बाप, भाई बहन जब कभी दूर जाएंगे तब तुम्हें महसूस होगा उन बातों का, तब तुम्हें फ़ील होगा उन बातों का कि हाँ, बहुत तकलीफ़ ज़्यादा काम होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है। और जब लोग हंसेंगे इस बात पर तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, लोगों का हंसना कितना तकलीफ़ देता है। किसी के ज़ख्म को अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो नमक भी मत लगाइए, उस पर मिर्च भी मत लगाइए, रहने दीजिए, सूख जाएगा धीरे धीरे। मरहम ज़ख्म खुद सूख जाएगा, लेकिन आपके मसाला लगाने से तो वो ज़ख्म और ज़्यादा तकलीफ़ देने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा काम नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर दूसरा मुल्क गलत कर रहा है तो बेशक वो गलत करा, तो गलत को गलत कहना लाजिम है। लेकिन जब तक आप उस बात की तहकीकात नहीं कर लेते, जब तक आप बातों को सही समझ नहीं लेते, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। आप किसी बात को गलत नहीं ठहरा सकते जब तक कि आप अपने मन से कैसे लगा सकते। आपने देख लिया टीवी चैनल में ये बता दिया, अखबार में ये लिखा था, तो क्या अखबार सही बात बताते हैं? क्या टीवी चैनल सही बात बताते हैं? ये आपका काम है सही सोर्स से, सही तरीक़ों से कैसे पता लगाना। आजकल के सोशल मीडिया पर किस किस तरह की वाहियात बातें आती है, फ़लाँ मुल्क में हो गया, हमारे मुल्क में हो गया, हमारे मुल्क ने कर दिया, उसके मुल्क ने कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया है बच्चों, किसी ने कुछ नहीं किया है। ये तफरीक, ये झगड़े सब सत्ता के लिए हैं, सब राजनीति के लिए हैं, सब पॉलिटिक्स के लिए हैं। हमें इन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। हमें पूरी दुनिया में अमन की कोशिश करनी है, शांति की कोशिश करनी है, दूसरों के दुख को दुख समझना है, उनकी तकलीफ़ों में उनके काम आना है, और तभी हम सही मायने में एक इंसान कहला पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे इस मैसेज को आप समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा आपको सही सलाहियत दे, सही शऊर दे, ऐसी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।